आप सभी प्रशिक्षुओं का गणित कार्यशाला में स्वागत है। आज हम लोग नए इकाई 10 के अंतर्गत ज्यामिति अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यामिति शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो और दूसरा है मेट्रीन। जियो का अर्थ होता है भूमि, जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रीन का अर्थ है मापन। यानी भूमि के मापन से संबंधित जो शाखा है उसको गणित में हम ज्यामिति नाम से जानते हैं। अब इस ज्यामिति के अंतर्गत जो है हम बिंदु क्या होता है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, तल क्या है, तलखंड क्या होते हैं, वक्र तल क्या है, किरण क्या है, कोण इत्यादि के बारे में, त्रिभुज, बहुभुज, पंचभुज, खटभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले मूलभूत चीजें क्या है इस ज्यामिति में, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड महोदय ने इस शाखा का विकास किया अपनी कुछ मूलभूत अवधारणाओं के माध्यम से। वे मूलभूत अवधारणाएं क्या है जिनको लेकर इस ज्यामिति शाखा का विकास किया गया। तो पहले बिंदु के बारे में उन्होंने एक अवधारणा दिया, उनकी एक कल्पना थी। बिंदु है क्या, परिभाषित किया कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग, जिसका हम भाग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हम कहें, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई रहित। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी ले लीजिए, रहित आकृति को हम बिंदु कहते हैं। मतलब जिसमें लंबाई न हो, चौड़ाई न हो, ऊंचाई न हो, ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, बिंदु कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कल्पना करें, जैसे मतलब एक बहुत बारीक नोक, बाल का नोक के बराबर, बाल से भी मतलब कई गुना छोटा हम कह सकते हैं, वही आकृति क्या होती है, बिंदु कहलाती है। एक बाल की नोक का भी हजारवां भाग ले लिया जाए, असंख्य भाग ले लिया जाए, उसका भी भाग करें, क्योंकि बाल के नोक में भी उसकी चौड़ाई है, मोटाई है उसमें निहित, लेकिन उसके यदि हजारवें भाग की कल्पना की जाए तो वो क्या हो जाएगी, मोटाई रहित हो जाएगी। ठीक है। चौड़ाई रहित हो जाएगी, लंबाई रहित हो जाएगी। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है। उन्होंने दूसरी अवधारणा क्या दिया, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि हम असंख्य बिंदुओं को एक सीधी रेखा में लें, या असंख्य बिंदुओं को एक सीधी रेखा में लें और इन असंख्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो अब बिंदु क्या है, पहले ही बताया गया, चौड़ाई रहित, उसमें चौड़ाई नहीं होगा। ठीक है। यानी उसमें कोई मोटाई नहीं होगी। ऐसे हम असंख्य बिंदुओं की कल्पना करें, एक सीध में हो और उनको मिलाएं तो उससे क्या निर्माण होता है, रेखा का निर्माण होता है। यानी एक रेखा चौड़ाई रहित, यानी उसमें चौड़ाई नहीं होगी। ठीक है। चौड़ाई नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम इस पेपर को मोड़ दें तो ये जो है आपका जो यह दिखाई दे रहा है, ये है क्या, यही जो है रेखा कहलाती है। ठीक है। यानी हम कहें अब रेखा के ये नुकीले जो भाग होते हैं वो सिरे कहलाते हैं। मतलब सिरे हैं, लेकिन ये असीमित रूप में दोनों तरफ बढ़ाए जा सकते हैं। असीमित रूप में दोनों तरफ बढ़ाए जा सकते हैं, इनकी सीमा नहीं होती। यानी दोनों तरफ असीमित रूप में रेखा बढ़ सकती है। एक चौड़ाई रहित लंबाई को, चौड़ाई रहित लंबाई, लंबाई उसकी असंख्य होगी, उसको क्या हम क्या कहेंगे, रेखा कहते हैं। ठीक है। तीसरी अभिव्यक्ति उन्होंने क्या दिया, एक रेखाखंड के सिरे बिंदु कहलाते हैं। अब रेखाखंड क्या होता है, रेखा का भाग, यदि यह रेखा है, इस रेखा का कोई भाग लिया जाए तो मान लीजिए ये रेखा आपकी यल है, इसके दो बिंदु यहाँ पर लिया गया। अब यहाँ पर इन बिंदुओं पर से अलग कर लिया गया तो यह जो है ए और बी। अब इस रेखाखंड के सिरे क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। इस रेखाखंड के सिरे वही चीज है, एक रेखाखंड के सिरे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। ठीक है। तो और इस रेखाखंड के ये दोनों अंत बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दो अंत बिंदु का अंत बिंदु, क्योंकि यह रेखाखंड जो है इसमें भी असंख्य
बिंदु है, इसमें भी क्या है, असंख्य बिंदु है। ठीक है, तो इन असंख्य बिंदुओं से मिलकर यह रेखाखंड बना हुआ है, लेकिन इसके दो अंत बिंदु हैं, यह ए और बी। इसके बाद जो है कोई बिंदु इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रेखा क्या होती है, चौड़ाई रहित लंबाई, जो दोनों तरफ बढ़ सकती हो, ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। और रेखाखंड क्या होता है, रेखा का भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, जिसके क्या हो, दो अंत बिंदु हों, उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। ये क्या है, आपका रेखा है, जिसको दोनों तरफ असंख्य रूप में बढ़ाया जा सकता है, असीमित रूप में बढ़ाया जा सकता है, और रेखाखंड को असीमित रूप में नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु निर्धारित हो गए। ठीक है, यह जो है रेखाखंड होती है। पुनः जो है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो असंख्य बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। अब यह इस रेखा पर देखें तो असंख्य बिंदु सपाट रूप में स्थित हैं। ठीक है, सपाट रूप से तात्पर्य यह है कि एक ही तल में स्थित है। एक ही तल में जब असंख्य बिंदुओं को हम एक सीधी रेखा मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखा कहते हैं। तो इससे तात्पर्य यही हुआ कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित है। पांचवा अभिधारणा यह है कि एक पृष्ठ अथवा तल वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, और उस पृष्ठ के किनारे क्या कहलाते हैं, उस पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। उस पृष्ठ के किनारे क्या है, रेखाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए पृष्ठ से तात्पर्य क्या है, तो ऐसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई रहित हो, मतलब मोटाई की कल्पना नगण्य हम करेंगे, मोटाई नहीं होगी, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, तल कहेंगे, पृष्ठ कहेंगे। जैसे मान लीजिए यह आपका एक पृष्ठ है, इसमें क्या है, यह लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, जैसे कागज का टुकड़ा, मतलब ये कागज है, कागज में भी क्या है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। वही चीज है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, और इसके किनारे देखिए क्या है, इसके किनारों को लिया जाए तो क्या है, एक रेखा होती है। क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, और यह असंख्य रूप में आगे भी बढ़ सकती है और ऊपर नीचे भी असंख्य रूप में बढ़ सकती है ना। तो इस प्रकार जो है पृष्ठ को परिभाषित किया यूक्लिड महोदय ने। एक तल वह है जिसकी केवल लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई नगण्य होता है। मोटाई की हम कल्पना नहीं करेंगे, मोटाई वहां पे 0 होगी। ठीक है, और इनके किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। सातवां है वह पृष्ठ जो स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित है, समतल पृष्ठ कहलाता है। अब हम एक ऐसे मतलब पृष्ठ की कल्पना करें जिसमें क्योंकि देखेंगे, अगर मान लीजिए अब पृष्ठ है आपका, ठीक है, इसमें असंख्य रेखाएं एग्जिस्ट कर सकती हैं या असंख्य रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ सटा के हम क्या करें, बहुत सारी असंख्य रेखाएं बनाई और इनको मिला दें, इससे जो पृष्ठ का निर्माण होगा, वो पृष्ठ का निर्माण क्या कहलाएगा, वो समतल पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो समतल पृष्ठ और पृष्ठ दोनों की संकल्पना एक ही है। ठीक है, दोनों अलग नहीं है। इसमें क्या होगा, समतल पृष्ठ में भी होगा तो एक लंबाई होगी, क्या होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई, उसमें मोटाई की कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन ये अब दोनों में भी दोनों क्या है, असंख्य रेखाओं से मिलकर बने, सपाट रूप में स्थित है। उसमें असंख्य रेखाएं इस प्रकार में दिखाई दे रही होंगी, सपाट रूप में स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि एक समतल पृष्ठ में कितनी रेखाएं हो सकती हैं, असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि समतल पृष्ठ असंख्य रेखाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वे रेखाएं कैसी होती हैं, एक ही सपाट में स्थित होती हैं, एक ही सपाट में या कहें एक ही तल में स्थित होती हैं। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब जरा इस हम समतल पृष्ठ को मोड़ते हैं, क्या करते हैं, मोड़ दे। ठीक है, और देखे होंगे अगर इस प्रकार हम, अब देखिए यहाँ पर मोड़े तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बिंदु इसका ये है और एक बिंदु ये है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाए तो एक रेखा बनेगा। ठीक है, एक रेखा बनेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के सिरे, अब देखिए यहाँ पर दोनों
अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले यहाँ पे दो तल दिखाई दे रहे हैं। एक तल आपका ये है और एक तल इधर वाला, दो तल दिखाई दिया ना। एक तल आपका कौन सा हो गया, एक तल ये हो गया, एक तल ये हो गया। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दो बिंदुओं से होकर दो तल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हम बहुत सारे तल की कल्पना कर सकते हैं जो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से होकर जाते हैं। यदि हम इसको घुमाएं, रोटेट कराएं, इन दोनों बिंदुओं को स्थिर रखकर असंख्य तल मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर असंख्य समतल गुजरते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर कितने तल खींचे जा सकते हैं, ड्रा किए जा सकते हैं, तो असंख्य तल ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दो तलों के अलावा एक तीसरे बिंदु की हम कल्पना करें। इन दो बिंदुओं के अलावा हम तीसरे बिंदु की कल्पना करें। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर हम लेते हैं, सी लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ए हो गया, ये क्या हो गया आपका, बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखें इन तीन बिंदुओं से ए बी सी से कितने तल गुजर सकते हैं। तो इन तीन बिंदुओं से केवल और केवल एक तल गुजरेगा, क्योंकि यदि दूसरे तल की हम जैसे ही कल्पना करेंगे वहां पर सी बिंदु नहीं होगा। कल्पना करके देखिए, दूसरे तल की हम ए बी से होकर जाने वाले दूसरे तल की हम कल्पना करते हैं तो उस तल में जो है सी बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक परिकल्पना डिफाइन कर सकते हैं कि तीन बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक तल खींचा जा सकता है। ठीक है, एक से अधिक तल हम तीन बिंदुओं से होकर नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक रेखा में यदि तीन बिंदु हैं तो उससे तो जो है असंख्य, एक रेखा में ही क्या है, वो तीनों बिंदु स्थित हैं। एक रेखा में यदि तीनों बिंदु स्थित हैं तो उससे असंख्य तल खींचे जा सकते हैं, तीनों बिंदुओं से होकर असंख्य तल जा सकते हैं। लेकिन यदि वो तीनों बिंदु एक असंरेख बिंदु हो, ऐसे तीन बिंदुओं की हम कल्पना करें जो क्या हो, असंरेख। असंरेख का मतलब एक रेखा में स्थित न हो, तो ऐसे तीन बिंदुओं से जो है केवल और केवल एक तल की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, या हम कहें तीन बिंदुओं से केवल एक तल ही खींचा जा सकता है। तो ये हो गया पृष्ठ और समतल। ठीक है, अब तलखंड या पृष्ठखंड क्या होते हैं, तलखंड क्या होते हैं। अब जो है, अब जब बहुत सारी आकृतियां आप जानते होंगे, जैसे हम कहें एक वर्ग ले, एक आयत ले या वर्ग ले। एक वर्ग हो गया, एक आयत की कल्पना करें। पुनः जो है इसी में से जो है हम एक त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए एक ही समतल के अगर ये इस प्रकार का हम खंड काटेंगे, मान लीजिए यही आपका समतल है, इसमें से इतना भाग काट लें तो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है। यह खंड काटे, ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, आयत है। तो ये सभी आकृतियां जो एक तल में विराम करती हैं क्या कहलाएंगी, तल खंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, तल खंड कहलाती हैं। समझ में आ रहा है। जैसे अब मान लीजिए आपका ये कैसा खंड, ये यहाँ पे देखिए, ये आप कैसी आकृति कहते हैं, इसको घनाभ कहते हैं। कैसा कहते हैं, घनाभ। अब इसमें जो है एक ही तल नहीं है, यह 6 तलों से मिलकर बना हुआ है। देखेंगे तो कितने तलों से मिलकर बना हुआ है, 6। तो इसके पार्ट अगर निकालेंगे तो कितने तलों से मिलकर बना हुआ है, ये 6। एक ये तल हो गया, एक नीचे वाला तल हो गया, एक यह तल हो गया, ये चौथा तल हो गया, ये आपका 5वां हो गया, ये 6वां हो गया। ठीक है, तो माचिस की डिबिया हो या बक्सा हो, उसमें जो है वो 6 समतल तलों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यदि हम वहीं पर एक गेंद की कल्पना करें, ठीक है, अब गेंद की कल्पना करें, अब इसका तल कैसा है, तो देखिए इसका तल समतल नहीं है, नहीं ना है, इसका तल कैसा है, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे तल को हम क्या कहेंगे, वक्र तल कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र तल। घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा है, घुमावदार ऐसे है, ऐसे तल को हम क्या कहेंगे, वक्र तल कहते हैं या वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ। तो कुछ आकृतियां होती हैं जो वक्राकार होती हैं, तो ऐसे तल को हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, गोला आता है, क्योंकि उसके तल क्या है, वो भी मतलब एक ही तल नहीं है, अनेक तलों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उसका तल क्या है, वक्राकार है। ठीक है, ये गेंद हो गया। पुनः जो है यदि आपके पास घर पे बेलन होगा तो बेलन को देखेंगे तो वो किस प्रकार की आकृति है, तो बेलन जो है, यहाँ पे बेलन क्या होता है, अब बेलन
के शीर्ष और आधार की कल्पना करें तो शीर्ष भी क्या होगा, एक समतल में स्थित होगा, आधार भी एक समतल पृष्ठ है, लेकिन ये वाला गोलाई वाला भाग कैसा है, ये वक्राकार है। क्या है, वक्राकार। ठीक है, तो इसमें अब इसके दो भाग, एक समतल पृष्ठ है ऊपर और नीचे, यानी शीर्ष और आधार उसका समतल पृष्ठ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम वृत्त भी क्या होता है, एक समतल पृष्ठ का भाग होता है। वृत्त भी क्या होता है, एक समतल पृष्ठ का भाग होता है। तो आधार और शीर्ष क्या है, वो समतल पृष्ठ है, लेकिन यह आकृति उसकी क्या है, ये वक्र के रूप में है। किस रूप में है, वक्र, एक के रूप में है। लेकिन यदि उसको हम खोलेंगे, यदि हम उसको खोलेंगे, वैसे कल्पना करेंगे, ठीक है, थ्री डायमेंशनली कल्पना करेंगे तो वक्राकार कहलाएगा, लेकिन उसे खोलेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, एक समतल पृष्ठ का ही भाग होगा। ठीक है, ये सभी आकृतियां जो हैं, ये सभी आकृतियां कहेंगे तो एक पृष्ठ के द्वारा ही निर्मित है। यदि हम मान लो ठोस न होकर क्या हो, खोखला हो, ठोस न होकर क्या हो, खोखला हो। यदि खोखले की कल्पना करेंगे तो सभी खोखली जो आकृतियां होती हैं वो समतल पृष्ठ की ही भाग होती हैं। ठीक है, तो मेन रूप में जो है, अब इस मतलब आपको यहाँ बताने से तात्पर्य है था क्या, बिंदु क्या होते हैं तो बिंदु को बताया ही जा चुका है। रेखा क्या होता है, चौड़ाई रहित, लंबाई को हम क्या कहेंगे, रेखा कहते हैं। तल क्या होता है, तो तल में बताया गया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, जिस आकृति में क्या हो, केवल और लंबाई और केवल चौड़ाई हो, ऐसी आकृतियों को क्या कहेंगे, तल कहेंगे। और उस तल में जो है असंख्य, वह तल असंख्य रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब आगे पुनः आपको बताया गया कि दो बिंदुओं से होकर असंख्य तल गुजर सकते हैं, लेकिन असंरेख तीन बिंदुओं से जो है केवल और केवल एक ही तल खींचा जा सकता है। ठीक है, अब पुनः जो है ये रेखाखंड हो गया। अब रेखाओं के प्रकार हैं, रेखाओं के प्रकार हैं। तो रेखाओं के प्रकार में क्या पढ़ना है आपको, तो रेखाओं के प्रकार में आपको पढ़ना है कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप जानते होंगे कि यदि हम ऐसी दो रेखाओं की कल्पना करें जो किसी दो बिंदु पर, एक बिंदु पर काट रही हो, एक बिंदु को क्या कर रही हूँ, काट रही हूँ, ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दो रेखाएं यल और यम है, एक बिंदु, एक कॉमन बिंदु पर क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब काट रहे, प्रच्छेद कर रही है, तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। पुनः जो ऐसी दो रेखाओं की कल्पना करें जो क्या हो, एक दूसरे को कभी न काटें, एक दूसरे को कभी न काटें, या हम कहें कि अनंत रूप में, अनंत पे जाके एक दूसरे को परिच्छेद करें, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाएं दो प्रकार की हुई, एक परिच्छेदी रेखा हो गया और एक समांतर रेखा हो गया। ठीक है, यानी समांतर रेखाएं वे होती है, बहुत सारी, एक तल में बहुत सारी समांतर रेखाएं हम ड्रा कर सकते हैं, एक तल से होकर असंख्य समांतर रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक तल में जो है असंख्य प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो सकती हैं, लेकिन अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो एक बिंदु से जो है असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन यदि दो बिंदुओं की कल्पना करें, दो बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा को हम खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा को ही खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी दो बिंदु हैं तो देखेंगे कि उनसे केवल इनको मिलाएंगे तो केवल एक रेखा यही जा सकती है। दूसरी रेखा की कल्पना यदि एक बिंदु से करेंगे तो वह बिंदु या बी बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो ये भी मतलब है अवगृति में कि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से होकर जो है असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि दो बिंदुओं से होकर असंख्य तल भी गुजर सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है।
एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है। और यदि 3 असंरेख बिंदु ले जाए जो एक रेखा में स्थित न हो तो उनसे होकर एक तल की कल्पना, केवल एक तल की कल्पना की जा सकती है, एक तल से अधिक तल नहीं ड्रा की जा सकती, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है रेखा के ही कुछ अन्य भाग हैं, जैसे किरण। किरण क्या है? तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि रेखा क्या होती है। तो रेखा जो है चौड़ाई रहित लंबाई होती है जो दोनों तरफ असीमित रूप में बढ़ाई जा सके, ठीक है। उसके बाद हमने कहा रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होते हैं? जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके क्या हो? दो अंत बिंदु हो। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदुओं से क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। किरण उसी का भाग है, यानी किरण क्या है? जिसका केवल एक अंत बिंदु हो। ऐसी रेखा जिसका केवल क्या हो? एक अंत बिंदु हो, ऐसे रेखा को क्या कहते हैं? किरण। तो यह जो है क्या कहलाती है? किरण कहलाती है, क्योंकि यह इसका एक अंत बिंदु है। यह जो है अंत बिंदु है। तो एक अंत बिंदु वाले रेखा को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे, ठीक है। अब जो है एक अंत बिंदु से दो किरणें दो दिशाओं में निकले तो उन किरणों के झुकाव को, उन किरणों के झुकाव को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उन किरणों के झुकाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। जब एक अंत बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उन किरणों के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, ठीक है। या दूसरे शब्दों में जब दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो किसी बिंदु पे काटती हैं, तो उस बिंदु पर उन रेखाओं का जो झुकाव होता है वो भी क्या होता है? वो उनका रेखाओं का कोण कहलाता है, ठीक है। या रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है ये भी कहें, तब भी जो क्या किसको प्रभावित करता है? उस कोण को प्रभावित करता है। तो वैसे जो है कोण की परिभाषा ये है, जब एक अंत बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उन किरणों के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। और इस रूप में प्रभावित करते हैं दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। लेकिन जब दो रेखाएं झुकेंगी तो एक बिंदु पर परिच्छेद करेंगी, ठीक है, तो उनके बीच जो झुकाव होगा उसको क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। अब आगे कंसेप्ट में आता है कोण क्या है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला कोण है न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण से तात्पर्य क्या है? तो जब दो रेखाएं यानी दो किरणों के बीच का झुकाव कह सकते हैं, अर्थात दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या हो? 90 अंश से छोटा हो। मान लीजिए कोण क्या बन रहा हो? थीटा बन रहा हो। तो थीटा की वैल्यू जो है यदि 90 अंश से कम है, थीटा की वैल्यू क्या है? इस कोण का मान 90 अंश से कम है, तब हम थीटा को क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यून कोण। जैसे 0 अंश है, 10 अंश है, 50 अंश है, 89 अंश है, यहां तक, ठीक है। 89.9999 डॉट डॉट डॉट, ये कोण क्या होगा? न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है समकोण। क्या होता है समकोण? तो जब दो रेखाओं या दो किरणों के बीच, जब दो रेखाओं या दो किरणों के बीच का कोण क्या हो जाए? 90 अंश हो जाए। कितना हो जाए? 90 अंश हो जाए। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये जब दो किरणों के बीच का झुकाव क्या हो जाए? 90 अंश हो जाए, ऐसे कोण को क्या कहेंगे? समकोण कहते हैं। पुनः आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? तो जब दो किरणों का झुकाव या दो रेखाओं का झुकाव कितना हो जाए? 90 अंश से अधिक हो जाए और 180 अंश से छोटा हो जाए, तब ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? आपको कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। यानी यह कोण क्या होना चाहिए? दो किरणों के बीच का झुकाव कितना होना चाहिए? 90 अंश से अधिक होना चाहिए। थीटा की वैल्यू जो है 90 अंश से अधिक हो, तब थीटा क्या कहलाएगा?
अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। यानी जब दो रेखाओं के बीच का झुकाव या दो किरणों के बीच का झुकाव क्या हो जाए, 190 अंश से अधिक हो जाए, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो यहाँ पे कैसा कोण है, ये अधिक कोण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये न्यून कोण है। यहाँ पर क्या है, ये समकोण है, यानी समकोण का मतलब कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। और अधिक कोण का मान क्या, अधिक कोण से क्या तात्पर्य, जब कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, ठीक है, और 180 अंश से छोटा हो, 180 अंश से क्या हो, छोटा हो। तो यह जो है 90 अंश से अधिक होगा, लेकिन 180 अंश से छोटा कह सकते हैं। 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, 90 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। जैसे 110 अंश, 91 अंश, 179 अंश, ये सब कैसे कोण हैं, अधिक कोण है, क्योंकि इनका मान क्या है, 90 अंश से बड़ा है परंतु 180 अंश से छोटा है। तो ऐसे कोण को जो है हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। पुनः जो है अब आगे आता है एक कोण, ऋज कोण। क्या, ऋज कोण। ऋज कोण, ऋज कोण क्या होता है, तो जब दो किरणों के बीच या एक रेखा पर कोई बिंदु लिया जाए तो जो कोण बनता है उस बिंदु पर वह ऋज कोण कहलाता है। यानी दो किरणें ले ली जाए, मान लीजिए दो किरणें जो है एक ही बिंदु से होकर निकलती हैं, एक अंत बिंदु से एक इधर जा रही है और एक जो है इधर जा रही है, ठीक है। तो जब एक दूसरे के विपरीत, जब एक अंत बिंदु से दो किरणें जब एक दूसरे के विपरीत निकलती हैं, तब ऐसे एक मतलब पूरब जा रहा है, एक क्या जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, तो इनके बीच उस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाता है, ऋज कोण कहलाता है। उसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। या एक रेखा पर ले लिया जाए, तो एक रेखा के किसी बिंदु पर, ठीक है, अब इस बिंदु पर यह रेखा दो भागों में बट गई, यह किरण कहलाती है, ठीक है। यह विपरीत दिशा में दोनों किरणें हैं, तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऋज कोण कहलाता है। और ऋज कोण का मान कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है। अब अगला कोण है बृहद कोण। बृहद कोण, तो बृहद कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 180 अंश से बड़ा हो परंतु 360 अंश से छोटा हो, ठीक है। बृहद कोण से तात्पर्य क्या है, जिस कोण का मान 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, बृहद कोण कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए जब दो किरणें जो हैं इस प्रकार झुकी हों कि उनके बीच का कोण क्या हो, 180 अंश से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, बृहद कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, बृहद कोण कहते हैं। तो यह जो है कोण के प्रकार थे, तो कितने प्रकार निकले आपको, तो देखेंगे न्यून कोण 1 हो गया, सम कोण 2 हो गया, अधिक कोण 3 हो गया, ऋज कोण 4 हो गया, बृहद कोण 5, ठीक है। तो यह जो है कोण जो है 5 प्रकारों में विभक्त होता है, ठीक है। इसके मतलब कुछ और रूप हैं, जैसे पूरक कोण है, संपूरक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। इसको जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके मतलब इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना कि ज्यामिति की अवधारणाएं क्या हैं, ठीक है, किन अवधारणाओं पर ज्यामिति टिका हुआ है, इन्हीं अवधारणाओं से ज्यामिति का विकास होता है। और प्रथमतः जो है रेखा से संबंधित चीजों को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं तो रेखाओं के बीच का झुकाव आता है जिसे कोण कहते हैं। कोण के प्रकार को हमने यहाँ पर जाना, अन्य चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।